हेलो नमस्कार, मैं अमन कुमार। तो आइए आज हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन, जो कि न्यूट्रिशन का हमने कल पार्ट 1 देखा था, जो कि आज की वीडियो हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देख लेंगे। तो हम आज देख रहे हैं न्यूट्रिशन का यानी पोषण का पार्ट 2। तो इसमें हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि प्रोटीन मतलब प्रोटीन्स क्या होती हैं, वो हम लोग समझते हैं। तो जो वर्ड था प्रोटीन, वो सबसे पहले किसने दिया, मतलब कि प्रतिपादित जो नाम प्रोटीन है उसको सबसे पहले प्रतिपादित किसने किया, मतलब कि उसको समझे तो उसका ये उसका उसके नाम को लॉन्च किसने किया सबसे पहले। तो वो थे जे बर्जीलियस, जो कि एक साइंटिस्ट है, जो कि उन्होंने सबसे पहले प्रोटीन नाम प्रतिपादित किया, जो कि 1930 में। इसको ध्यान रखिए कि कब प्रतिपादित किया, मतलब कब उसको लॉन्च किया प्रोटीन नाम को, तो 1930 में। और किसने किया? जे बर्जीलियस ने किया। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं, मतलब कि ये मोड होते हैं। जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं जो प्रोटीन होते हैं वो बने किससे होते हैं। तो जो प्रोटीन होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जो प्रोटीन होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने होते हैं प्रोटीन, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो कुछ प्रोटीनें होती हैं, मतलब कि सम प्रोटीन जिनमें सल्फर, फास्फोरस और एफी यानी कि आयरन पाया जाता है, इसको ध्यान रखिए। कुछ प्रोटीन में सल्फर, फास्फोरस और आयरन पाया जाता है कुछ प्रोटीन में, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोटीन में लगभग जो प्रोटीन होता है उसमें लगभग 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। कि अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो उसमें लगभग 20 टाइप के, मतलब 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाएंगे एक प्रोटीन में। तो इसको ध्यान में रखिएगा, एक प्रोटीन में 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सोर्सेज, यहाँ पे होगा सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, मतलब कि जो प्रोटीन के स्रोत क्या क्या है वो हम लोग समझते हैं। कि अगर हमें अधिक मात्रा में प्रोटीन लेना है तो हम क्या लेंगे या फिर क्या खाएंगे तो हमें प्रोटीन अधिक मात्रा में मिलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटीन का जो मेन सोर्स है वो दालें हैं, यानी कि जो पल्सेस होती हैं वो मतलब मेन सोर्स है दाल। नेक्स्ट जो मछलियां होती हैं वो भी प्रोटीन का सोर्स है। अंडा हो जाएगा, पत्तीदार सब्जियां जैसे कि आप साग ले सकते हैं या फिर मूली का पत्ता हो गया, ये सब जो पत्तीदार जो सब्जियां होती हैं, या फिर गोभी वगैरह हो गया, वो उन सब में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। और दूध में भी प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, फल में और सोयाबीन में, मटर, सेम जो सब्जी होती है सेम, पनीर में, दही में और भी बहुत सारी चीजें इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। दालें हो गया, मछली, अंडा, पत्तीदार सब्जियां, दूध, फल, सोयाबीन, मटर, सेम, पनीर, दूध एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं अगर किसी के शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होगा। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो एक रोग है जिसका नाम है मैरास्मस, वो हो सकता है। नहीं तो क्वाशिकोड एक रोग है, वो हो सकता है। ये लगभग बच्चों में ज़्यादा होता है, ये मैरास्मस और क्वाशिकोड ये बच्चों में ज़्यादा होता है, ह्यूमन में नहीं होता है मेनली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिनरल साल्ट, यानी खनिज लवण क्या होते हैं, यानी कि मिनरल साल्ट वो क्या होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं जो मेटल यानी कि तत्व और नॉन मेटल यानी कि सॉरी धातु और अधातु, मतलब मेटल धातु और नॉन मेटल अधातु। धातु और अधातु इनके सॉल्ट ही मिनरल साल्ट कहलाते हैं। मतलब कि जो मेटल और नॉन मेटल के जो साल्ट होते हैं, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के जो साल्ट होते हैं उन्हें ही हम लोग मिनरल सॉल्ट कहते हैं। मिनरल सॉल्ट और कोई नहीं होता बल्कि मेटल और नॉन मेटल का ही साल्ट को हम लोग मिनरल साल्ट के नाम से जानते हैं, इसे हम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं मिनरल साल्ट क्या होते हैं। कि मिनरल साल्ट हमारे शरीर का 6.1% भाग बनाते हैं, मतलब कि जो मिनरल साल्ट होते हैं वह हमारे शरीर का 6.1% भाग बनाते हैं। कि अगर आपका शरीर इतना बड़ा है तो इसका 6.1% मिनरल साल्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग से देखते हैं कि जो मिनरल साल्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मतलब दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा हो जाएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो से नाम से ही पता चल रहा है कि
बड़ा या फिर ज़्यादा। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका शरीर में अधिक आवश्यकता होती है, मतलब कि ज़्यादा ज़रूरत होती है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। शरीर में अधिक आवश्यकता होती है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। इसके एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो जाएगा Ca, P से हो जाएगा फास्फोरस, K से हो जाएगा ये पोटेशियम, S से हो जाएगा सल्फर, Na से हो जाएगा सोडियम, Cl से हो जाएगा क्लोरीन और Mg से हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। इनकी शरीर में आवश्यकता मतलब पड़ती है, ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, जो कि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, ये पोटेशियम, सल्फर, ये क्या Na से हो जाएगा सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का ही मतलब होता है सूक्ष्म या फिर कम। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उन्हें कहते हैं जिनकी शरीर में आवश्यकता कम पड़ती है, मतलब कि वो उतने आवश्यक नहीं है हमारे शरीर में, मतलब आवश्यक है लेकिन शरीर में उनकी आवश्यकता कम पड़ती है। इनके एग्जाम्पल में देखते हैं कि आई मतलब आयोडीन, Fe मतलब आयरन, CO मतलब कोबाल्ट, F मतलब फ्लोरीन और Ac मतलब सिलीनियम। इनकी हमारे शरीर में आवश्यकता कम पड़ती है, इसलिए हम लोग इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में रखे हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोर्सेज ऑफ मिनरल साल्ट, मतलब कि ये मिनरल साल्ट के जो स्रोत हैं वो क्या क्या हो सकते हैं या फिर कहाँ से हो सकते हैं, वो हम लोग समझते हैं। तो जीव द्वारा मिनरल साल्ट भोजन में पेय पदार्थों के रूप में प्राप्त किया जाता है। कि जो जीव होते हैं मतलब एनिमल्स होते हैं वो मिनरल साल्ट मेनली भोजन से या फिर पेय पदार्थ मतलब पीने वाले चीज़ों से ही प्राप्त करते हैं, या फिर वो खाएंगे या फिर पियेंगे, इन्हीं दोनों से मिनरल साल्ट प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं दूध में अधिक मात्रा में मिनरल साल्ट पाए जाते हैं। अंडा हो जाएगा, मांस हो जाएगा, फल हो जाएगा, या फिर सब्जियां एवं नमक में भी मिनरल साल्ट पाए जाते हैं। और भी बहुत एक्सेट्रा हो जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सोर्सेज ऑफ मिनरल साल्ट दूध, अंडा, मांस, फल, सब्जियां एवं नमक आदि हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंक्शंस, कार्य, सोर्स यानी स्रोत, डिजिट यानी बीमारी ऑफ सम इम्पोर्टेंट मिनरल, मतलब कुछ जो महत्वपूर्ण मिनरल है उनके जो उनसे मतलब क्या क्या उनसे बीमारियां हो सकती है, उनकी कमी से या फिर उनकी आवश्यकता मात्रा बढ़ जाने से क्या क्या बीमारियां हो सकती है, या फिर उनके सोर्सेस क्या है, या फिर उनका फंक्शन यानी कि उनका कार्य क्या है, वो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं Fe यानी लो है, जिसे हम लोग हिंदी में लोहा बोलते हैं उसका। तो जो लो होता है यानी कि Fe, वो उसका क्या काम क्या होता है कि जो Hb यानी कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। जो कि Hb यानी हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में ये सहायक होता है। आयरन यानी कि Fe, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ये इसके मुख्य सोर्स क्या है, मतलब कि मेन सोर्स क्या है आयरन का। अगर आपको आयरन अधिक मात्रा में लेना है तो आप क्या खाएंगे या फिर पियेंगे तो आपको मतलब कि अधिक मात्रा में आयरन मिलेगा, तो वो है लीवर में मेनली आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है, या फिर किडनी हो जाएगा, या फिर एग मतलब अंडा हो जाएगा, अमरूद, बाजरा, रागी, पालक आदि लोह के मुख्य स्रोत है। ये अगर आपको लोहा लेना है मतलब कि उसके मेन सोर्स क्या है, तो लीवर में अधिक लोहा पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है, एग यानी कि अंडा में, अमरूद, बाजरा, रागी, पालक में अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। मेनली तो पालक में हमारे यहाँ बोला जाता है कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है, तो आप लोग पालक खाया कीजिएगा क्योंकि वो सेहत के लिए भी अच्छा है और उसमें आयरन भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आयरन की कमी से क्या हमें रोग हो सकती है, मतलब कि अगर आपके शरीर में आयरन यानी कि Fe की मात्रा घट गई है तो कौन सा रोग होगा, तो वह है रक्ताल्पता, मतलब कि जिसे हम लोग हिंदी में एनीमिया रोग कहते हैं। एनीमिया मतलब उसमें आयरन की कमी हो जाती है। अगर एग्जाम में पूछता है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है तो वो हो जाएगा एनीमिया, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं Ca यानी कि कैल्शियम जो कि एक मिनरल है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि कैल्शियम क्या होता है, या फिर उसके फंक्शंस या सोर्स, या उससे उसकी कमी हो या फिर उसकी मात्रा बढ़ जाने से कौन कौन से रोग होते हैं। तो जो कैल्शियम होता है बोन और टीथ के निर्माण में सहायता करता है। जो कैल्शियम होता है यानी कि Ca बोन और टीथ मतलब कि अस्थियां और दांत, इन दोनों के निर्माण में बहुत ही मतलब बहुत सहायता करता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, बोन टीथ के निर्माण में सहायता करता है कैल्शियम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्लड का क्लॉटिंग एंड मसल्स को कार्य करने में मदद करता है।
जो कैल्शियम होता है वो ब्लड का क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का बनाने में भी मदद करता है और मसल्स को कार्य करने में भी मदद करता है। Ca यानी कि कैल्शियम। नेक्स्ट हम देखते हैं चाइल्ड यानी बच्चों और जो गर्भवती महिलाएं यानी कि प्रेग्नेंट वोमेन होती हैं, यानी कि बच्चा और गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम की मात्रा अधिक मतलब कैल्शियम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या फिर गर्भवती महिलाएं होती हैं, इनमें कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में आवश्यक होता है। इसको ध्यान रखिए कि कैल्शियम अधिक मात्रा में कहाँ आवश्यक होता है, मतलब किस में आवश्यक होता है, मेनली तो चाइल्ड एवं गर्भवती महिलाओं में। इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैल्शियम का साल्ट, मतलब कैल्शियम का एक साल्ट होता है कैल्शियम फॉस्फेट, वो शरीर के लिए आवश्यक है। कैल्शियम का ही साल्ट है कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके स्रोत यानी कि सोर्स जान लेते हैं कि कैल्शियम अगर आपको प्राप्त करना है तो वो कहाँ कहाँ से मिल पाएंगे। तो वो हम लोग देखते हैं दूध से या फिर दूध से बने जितने भी पदार्थ है, दही पनीर हो गया, लस्सी वगैरह हो गया, इनसे अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा। तो ये देख सकते हैं कि दूध एवं दूध से बने पदार्थ या फिर हेवी वाटर, जिसे हम लोग हेवी वाटर मतलब भारी जल बोलते हैं, वो या हरी सब्जियां, गाजर, मांस आदि कैल्शियम के स्रोत हैं। अगर आपको कैल्शियम चाहिए तो दूध लीजिए या फिर दूध से जितने भी बनने वाले पदार्थ हैं, जैसे कि दही हो गया, ये घी हो गया या फिर पनीर हो गया या फिर लस्सी हो गया, इनका आप सेवन करेंगे तो कैल्शियम की मात्रा मिलेगी। या फिर ये हैवी वाटर ले लिया मतलब भारी जल, या फिर हरी सब्जियाँ तो जितना भी कहिए उसमें तो आपने हर जगह देखा है कि यहाँ पे मिनरल्स में भी हरी सब्जियाँ हैं, या फिर आपको प्रोटीन चाहिए तो वहाँ पे भी हरी सब्जियाँ हैं। मतलब जो भी हरी सब्जियाँ में मतलब सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो इसलिए हरी सब्जियाँ खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और गाजर हो गया, मांस हो गया आदि कैल्शियम के स्रोत हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैल्शियम की कमी से टिटेनी एवं रिकेट्स रोग होता है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा घट गई है तो टिटेनी या फिर रिकेट्स रोग हो सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आई यानी कि आयोडीन सॉरी आयोडीन जो होता है थायरॉक्सिन निर्माण हेतु आवश्यक होता है। मतलब जो आयोडीन होता है वो थायरॉक्सिन के निर्माण में आवश्यक होता है, मतलब महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं थायरॉक्सिन शारीरिक, मानसिक एवं लैंगिक विकास को कंट्रोल करता है। मतलब जो थायरॉक्सिन होता है वो शारीरिक, मानसिक एवं लैंगिक विकास को कंट्रोल करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोर्सेस ऑफ आयोडीन, मतलब आयोडीन के जो स्रोत होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो आयोडीन के स्रोत पानी यानी कि वाटर, प्याज, समुद्री मछली एवं समुद्री फूड। मेनली हम लोग जानते हैं कि जो आयोडीन होते हैं यानी कि वो कहाँ मिलते हैं, तो समुद्र में मिलते हैं। तो समुद्र से रिलेटेड आप जो भी चीज़ खाएंगे वहाँ पे भरपूर मात्रा में आपको आयोडीन मिलेगा। जैसे कि पानी ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, या फिर समुद्री मछलियाँ, या फिर समुद्र से रिलेटेड जितने भी फूड पाथ में मिलते हैं वो आप खाइएगा तो आपको भरपूर मात्रा में आयोडीन मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आयोडीन युक्त नमक में, जो नमक होता है उसमें आयोडीन मतलब मिलाया जाता है नमक में। तो जो आयोडीन युक्त नमक होता है उसमें क्या पाया जाता है, पोटेशियम आयोडेट, जिसका कि फॉर्मूला है KaLO3, हाँ सही है, जो कि आयोडीन युक्त नमक में पाया जाता है पोटेशियम आयोडेट KaLO3, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर आपके शरीर में आयोडीन की मात्रा घट जाती है, मतलब कि आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, तो कौन सा रोग होगा, तो घेघा नाम की बीमारी हो जाएगी, जिसे हम लोग ग्वाइटर बोलते हैं। यहाँ पे गर्दन पूरा फूल जाता है, उसे हम लोग घेघा या फिर ग्वाइटर बोलते हैं, जो कि ये आयोडीन की कमी से रोग होता है, घेघा। नेक्स्ट हम देखते हैं फास्फोरस, यानी कि जिसका पी बोलते हैं हम लोग फास्फोरस। इसमें क्या होता है, फास्फोरस और कैल्शियम दोनों एकदम मिलते जुलते हैं। आप लोग देखेंगे जो इसके फंक्शंस है या फिर सोर्सेस हैं या फिर इससे वो संबंधित जो बीमारियां हैं, तो तीनों मतलब तीनों सेम ही है, फास्फोरस और कैल्शियम। यहाँ पे अभी देखेंगे दोनों में सेम ही होते हैं। जैसे कि देखते हैं बोन एवं तीत के निर्माण में सहायक, जो फास्फोरस होता है वो अस्थियों और दांतों के निर्माण में बहुत ही सहायता प्रदान करता है। यहाँ पे भी कैल्शियम में भी देखे होंगे आपने, बोन एवं तीत के निर्माण में सहायक, मतलब ये दोनों एकदम मिलते जुलते हैं। ये भी बोन मतलब हड्डियाँ और दांत के निर्माण में सहायता करता है, और फास्फोरस भी
दांत एवं हड्डियों के निर्माण में सहायता करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फास्फोरस न्यूक्लिक एसिड, मतलब जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इन दोनों का फुल फॉर्म है। और एटीपी आदि का अव्यय यानी कि कंपोनेंट है। जो फास्फोरस होते हैं वो फास्फोलिपिड और न्यूक्लिक एसिड और ये एटीपी का ही कंपोनेंट है। इसको ध्यान रखिए कि अगर पूछता है कि फास्फोरस किसकी कंपोनेंट है तो वो हो जाएंगे न्यूक्लिक एसिड, फास्फोलिपिड और एटीपी। अब पूछा है न्यूक्लिक एसिड में किसके, तो डीएनए और आरएनए दोनों के कंपोनेंट है फास्फोरस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फास्फोरस के मेन सोर्स क्या हो जाएंगे, मतलब कि फास्फोरस के मुख्य स्रोत। अगर आपको फास्फोरस अधिक मात्रा में लेना है तो वो कहाँ से मिलेंगे, तो वो हो जाएंगे मिल्क यानी कि दूध, अनाज मतलब सेरेल्स या फिर एग यानी कि अंडा, और हरी सब्जियां एक्सेट्रा। मतलब आपने यहाँ पे सारे में देखा होगा कि दूध और ये अंडा और हरी सब्जियां, ये सभी में मतलब इसमें जितना भी हम लोगों ने देखा मिनरल साल्ट या फिर प्रोटीन या फिर एपी या फिर कैल्शियम या आयोडीन, इन सभी में ये सभी चीज़ मतलब कि उनके सोर्सेज में ये सभी एग्जांपल आ ही रहे हैं। जैसे कि मिल्क हो गया, दूध, एग हो गया, हरी सब्जी, ये सब बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और फास्फोरस अगर आपको अधिक मात्रा में लेना है तो दूध लीजिए, अनाज लीजिए, अंडा लीजिए, और हरी सब्जियां तो अधिक से अधिक मात्रा में लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर आपके शरीर में फास्फोरस की मात्रा घट जाती है, मतलब कि आपके शरीर में अगर फास्फोरस की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होगा, तो बिल्कुल सेम जो हमने कैल्शियम में देखा कि अगर कैल्शियम की मात्रा घट जाएगी टिटेनी एवं रिकेट्स रोग होगा, तो वही सेम है। अगर आपके शरीर में फास्फोरस की मात्रा घट जाएगी तो टिटेनी और रिकेट्स नाम के रोग होंगे, ये बिल्कुल सेम है। तो आज हमने देखा क्या ये न्यूट्रिशन का पार्ट 2। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग प्रोटीन या फिर मिनरल साल्ट या मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, या फिर ये लौह या फिर कैल्शियम, आयोडीन या फिर फास्फोरस के बारे में नहीं जानते, वो ज़्यादा से ज़्यादा जाने ताकि हमारे जो देश में अज्ञानता है इसे हम लोग साथ मिलकर दूर कर सके। थैंक यू।